तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। एक्सरसाइज 3.1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग ग्राफिकली। ठीक है, फाइंड द यूजिंग सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली आप लोगों को सॉल्यूशंस बताने हैं और फर्स्ट के अंदर कुछ पार्ट्स आपको दिए हुए क्वेश्चंस के अंदर, तो वो पार्ट्स आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो, ग्राफ का क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आता है। ग्राफ में आपको क्या करना होता है कि लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट करना होता है सिंगल ग्राफ के ऊपर, और अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो फाइंड आउट होते हैं उसी को हम लोग सॉल्यूशंस का नाम देते हैं। जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस कट करेंगी उसके एक्स और वाई की वैल्यूज उसके सॉल्यूशन पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। इसने बोला है कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिकल क्विज है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट्स है वो 10 है इसके अंदर। तो मैं मान लेता हूं कि यार जो बॉयज है वो x है और गर्ल्स हमारे पास में वो y है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि टोटल जो स्टूडेंट्स है वो 4 है, तो x प्लस वाई 10 हो जाएगा। 10 गिवन है, ये इसको रफ कर देते हैं, दैट इज 10। ये हमारे पास में 10 है। देन उसके बाद बोला है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि y जो है वो आपका x प्लस 4 होगा एक तरीके से। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि x माइनस वाई किसके इक्वलेंट है, 4। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, -4। क्या किया मैंने, y को उधर शिफ्ट किया और x को इधर शिफ्ट किया, तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास में आ जाएगी। अब देखो, इसका जो ग्राफिकली मेथड हमें करना है, ग्राफ से हमें करना है। एल्जेब्रिक मेथड हम लोग सीख चुके हैं जिसमें हम आइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड यूज किया करते थे। अब ग्राफ से इसको देखो कैसे सॉल्व करना होता है कि जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो किसी भी लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कम से कम उसके 2 सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। मिनिमम 2 सॉल्यूशंस हमें चाहिए होते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप लोग क्या करोगे कि लेट सपोज जैसे हमारे पास में एक ग्राफ है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास में टूल अवेलेबल है या नहीं है। इसमें टूल नहीं है अवेलेबल। ठीक है, टूल अगर अवेलेबल नहीं है तो हमें ऐसे ही बनाना होगा कि ये हमारी, देखो ये एक्सिस है, मैं मान लेता हूं कि ये हमारी वाई एक्सिस है, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको एक्स एक्सिस बना देते हैं। इधर आपका नेगेटिव होगा, इधर आपका नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। अब आपको देखो, कम से कम हमारे पास इस इक्वेशंस के 2 पॉइंट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो 2 पॉइंट्स के हिसाब से जब हम यहां पर ड्रॉ करेंगे, यहां पर देखना है, ये 2 ब्लॉक्स आपको बनाने हैं। ये वाला ब्लॉक आपका, मैं मिनिमम 2 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, और कोशिश ये करना है कि इंटीजर पॉइंट से आप लोग लो। ये जो ब्लॉक है वो x प्लस वाई इक्वल टू 10 का है, और ये आपका ब्लॉक है x माइनस वाई इक्वल टू -4 का। ठीक है, देखो यहां अगर मैं मान लो x की वैल्यू को 3 अगर पुट करता हूं, या एक काम, 3 अगर पुट करते हैं तो यहाँ y आपका 7 हो जाएगा, और अगर मैं ये 5 लेता हूं तो ये 5 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन में अगर मैं यहां पर x की वैल्यू को माइनस का 2 लेता हूं, x की वैल्यू को अगर आप -2 लेते हो तो y आपका क्या मिलेगा, प्लस का 2। x की वैल्यू को अगर आप मान लो 0 लेते हो तो y मिलेगा आपका क्या, x 0 अगर आपका है तो y की वैल्यू 4 होगी। फिर y की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो कम से कम 2 पॉइंट्स हमें मिनिमम यहां पर जरूरत पड़ती है ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो ग्राफ के अंदर देख रहा हूं कि पहला है 3x3 तो y 7, तो मैं मान लेता हूं कि यार ये 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे y आपका 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। हो सकता है कि वेरिएशन यहां पर आ जाए क्योंकि हम स्केल को प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं। जस्ट फॉर, मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मेथड आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है इस ग्राफ को। तो x3 पे y7, तो ये पॉइंट जो होना चाहिए, आई थिंक यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए ये पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद उसने बोला है 5 पे 5, तो 5 पे 5 का होगा 1 2 3 4 5, तो 5 पे 5 आपका होगा 1, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे ही पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 5 पे 5 आपका होगा ऑलमोस्ट यहां पर, इस पॉइंट पर।
ठीक है, इस पॉइंट पर होगा। तो इन दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, इन दोनों को अब जब आप ज्वाइन करोगे तो यहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ये आगे इसको आप चाहो तो इंक्रीज करके बना सकते हो, यहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। फिर दूसरा वाला को मैं एक काम करता हूं कि दूसरी वाली जो लाइन है उसको अलग कलर से हम लोग करते हैं डॉट। यहां पर आपका पॉइंट -2 पे 2, तो मैं एक काम करता हूं यार, ये -1 होगा कहीं ना कहीं, ये -2 होगा, -3 होगा, इस तरह से। तो -2 पे आपको लेना है +2, तो -2 पे +2, ये पॉइंट रहा भाई, यहां पे ये पॉइंट आएगा, दिस इज पॉइंट। देन उसके बाद आपका 0 पे 4, 0 पे 4, 0 पे 4, 0 पे 4, ये पॉइंट होगा। तो इन दोनों को जब आप मीट करोगे तो लाइन इस तरह से कट करेगी। तो इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट आपका आ रहा है, ये हमारा पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यही हमारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, यही सॉल्यूशन होंगे। एक बार के लिए अगर थोड़ी देर के लिए मैं इनको एल्जेब्रिकली सॉल्व करने की कोशिश करूं तो x मेरा 3 मिलना चाहिए और y आपका मिलना चाहिए कितना, 7। x मेरा 3 मिलना चाहिए, ठीक है, और y मिलना चाहिए 7। तो देख लो, ये जो पॉइंट है ऑलमोस्ट यही आ रहा है, ये जो पॉइंट है ऑलमोस्ट यही आ रहा है, और यहां से परपेंडिकुलर 3 पे आ रहा है। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या काम करोगे, जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वाई एक्सिस पर, जहां पर ये मीट होंगे यही हमारे सॉल्यूशन पॉइंट्स होंगे। तो x = 3 और y = 7 आर द सॉल्यूशंस। x = 3 एंड y = 7 आर द आवर सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको ग्राफ के अंदर प्लॉट करना होता है। अब ग्राफ के बारे में दूसरी खास बात क्या है, आपको क्या याद रखना है कि यहां पर आपको स्केल भी लिखना होता है। ध्यान रखना, जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको स्केल लिखना होता है। स्केल का मतलब क्या, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर आपने 1 ब्लॉक = 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही वाई एक्सिस पर 1 ब्लॉक = 1 सेंटीमीटर का आपने एज्यूम करना है ऑन वाई एक्सिस। तो ये स्केल लिखना बहुत जरूरी होता है इन केस ऑफ ग्राफ की फॉर्म में। तो इक्वेशन बना के मिनिमम आपको 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तो आप उस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट निकाल लो। पॉइंट निकालते टाइम आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि वो पॉइंट्स हमारे कोशिश करना इंटीजर पॉइंट्स हैं, आइदर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। क्लियर? ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको बोला है, अब आगे के जो क्वेश्चन है मैं आपको एल्जेब्रिकली बता रहा हूं। ग्राफिकली हम लोग देख चुके हैं कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, एक क्वेश्चन के अंदर हम देख चुके हैं। यहां हम बात करें 5 पेंसिल और 7 पेन से, तो आपको मैंने देखो वर्ड प्रॉब्लम में करा रहा था, तो प्राइसेस ऑफ आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि यहां पर यह जो इक्वेशन बनेगी दैट इज 5x + 7y = 50, जहां पर x तो प्राइस है एक पेंसिल की और y प्राइस है एक पेन की। फिर अगर ये बोल रहा है कि यार 7x और 5y हम कर दें, मतलब 7 पेंसिल और 5 पेन अगर ले लें, तो जो प्राइस होगी वो 46 होगी। इसी को आपको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ के ऊपर बताना है इसको। ठीक है, इसको ग्राफ के ऊपर बताना है। तो पॉइंट जब आप यहां पर लोगे तो इंटीजर वैल्यू हो सकता है कभी कभी बहुत मुश्किल से मिले आपको, इंटीजर वैल्यू में हो सकता है कि प्रॉब्लम आए। तो इंटीजर वैल्यू निकालने के लिए अगर आपको 2 पॉइंट मिल जाते तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो प्रॉब्लम आ रही है कि इंटीजर यार मिल ही नहीं रहा है, काफी टाइम हो गया, टाइम वेस्ट भी हो रहा है, तो आप पॉइंट वाली वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन कौन सी पॉइंट वाली, जिसमें पीछे ओनली 0.5 आए। अगर जैसे मैंने बात करा कि 3.5 आ सकता है, 2.5 आ सकता है। ठीक है, 0.5 का मतलब ये हो गया कि आप जो मिडल ग्राफ हमारा इस तरह से होता है, ग्राफ के अंदर देखो आपने देखा होगा कि ये ब्लॉक होता है इस तरह से, तो यहां पर लाइन से इस तरह से करके ये फिर ऐसे ऐसे करके जाती है, तो ये मिडल वैल्यू हमारे पास में होती है। इसको 0.5 की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पॉइंट में अगर आपको लेना है, अगर इंटीजर आंसर नहीं आ रहा है, तो आप 0.5 वाली वैल्यू कंसिडर कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, मैं अलजेब्रिकली इनको सॉल्व करके बता देता हूं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ग्राफ ड्रॉ करने पर आपने देखा होगा कि यार यहां इनके जो कोएफिशिएंट है वो इंटरचेंज हो रहे हैं, तो एक बार इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा आपका 12y, और ये हो जाएगा आपका 96। तो x + y तो कितना आ जाएगा भाई, 8। एक इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी, छोटी हो जाएगी इक्वेशंस, और दूसरी इक्वेशंस जो होगी इन दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये हो जाएगा आपका -2x + 2y = 4। ठीक है, तो यहां से -x और +y जो बनेगा वो कितना बनेगा आपका 2, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को क्या कर ले भाई, सॉल्व कर लेते हैं अलजेब्रिकली। तो x + y = 8 -x + y = 2, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2y = 10। तो y की वैल्यू तो आ जाएगी 5, y अगर आपका 5 है तो x जो आएगा दैट इज 3।
y आपका 5 है तो x आ जाएगा 3। तो ये दो सॉल्यूशंस आएंगे, 3,5 पर इंटरसेक्ट करेगी आपकी ये 3,5 पर ये क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है, ग्राफ वाला पार्ट आपको वैसे करना था, दो पार्ट थे हमारे ग्राफ वाले। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखो यहां पर इससे बोला है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट पैरेलल और कॉन्साइड। मतलब इनको आपको अलजेब्रिकली कंडीशन से चेक करना है कि जो लाइंस है वो पैरेलल होंगी, कॉन्साइड होंगी या फिर आपके इंटरसेक्ट करेंगे। तो कंडीशन हमको सबको पता है। यहां पर फर्स्ट में अगर मैं चेक करूं तो यार a1/a2 जो मेरा बन रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, a1/a2 बन रहा है 5/7, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसे ही b1/b2 इसके अंदर जो बन रहा है दैट इज माइनस का 4/6, ये बन रहा है। a1/a2 5/7 और b1/b2 बन रहा है -4/6। तो इन दोनों को देख के मुझे दिख रहा है कि यार a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1/b2 के। दैट मीन्स जो फर्स्ट पार्ट होगा आपका वो कैसा होगा, ये फर्स्ट जो पार्ट होगा ये होगा इंटरसेक्टिंग होगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज इंटरसेक्टिंग। फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं इसके अंदर। यहां पर भी मैं सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन के अंदर सेकंड क्वेश्चन का पार्ट यहां सॉल्व कर रहे हैं। a1/a2 अगर मैं चेक करूं तो ये आएगा 9/18, दैट इज 1/2। ऐसे ही अगर मैं b1/b2 अगर चेक करता हूं तो ये आएगा 3/6, ये भी 1/2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। और c1/c2 अगर हम लोग चेक करें तो ये आएगा 12/24, तो ये भी 1/2 आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि यार ये तीनों ही आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल। तीनों रेशियो आपस में इक्वल आते हैं तो लाइंस कैसी होती है, कॉन्साइड, कॉन्सिडेंट लाइन होती है। लाइन होगी आपकी कॉन्सिडेंट, दैट मीन्स ओवरलैप करेंगे और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे अगर सॉल्यूशन की ये बात करें तो। थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में अगर हम a1/a2 चेक करें तो ये आपका आएगा 6/2, तो हो जाएगा ये 3/1। ऐसे अगर b1/b2 की हम बात करें तो ये हो जाएगा -3/-1, दैट इज 3/1 होगा ये भी। और अगर हम c1/c2 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 10/9। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि यार a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तीनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो फिर ये कैसा होगा, पैरेलल। ये कैसा होगा, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल, कॉन्सिडेंट और इंटरसेक्टिंग तीनों ही यहां पर अलग अलग सॉल्यूशन इसके आएंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन था। आपको कंपेयर करके सिर्फ ये बताना था कि लाइंस आपकी पैरेलल है, इंटरसेक्ट है या फिर आपके कॉन्सिडेंट है। इसमें सॉल्यूशंस के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इनके सॉल्यूशन निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। इन दोनों केस में तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, सॉल्यूशन सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है जहां पर यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे, और सेकंड वाले पार्ट के अंदर हो गए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा 3.1 का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका अगेन देखो सेम प्रॉब्लम वैसी है, बस नाम चेंज कर दिया। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्सिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये दो वर्ड भी पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। मतलब इन दोनों वर्ड्स का भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। तो कंसिस्टेंट का मतलब आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था भाई, कंसिस्टेंट का मतलब जहां सॉल्यूशन पॉसिबल है, जहां सॉल्यूशन पॉसिबल है, आइदर इनफाइनाइट है या यूनिक। इनकंसिस्टेंट नॉट पॉसिबल सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन यहां पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों को देख के आपको कंडीशन याद आ गई होगी कि कब कहां और कौन सी कंडीशन आपको चेक करनी है। तो पहले वाले की बात करें, अगर फर्स्ट की बात करूं मैं तो 3/2, फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो 3/2। इसके बाद ये आपका 2/-3 है ना, 3/2 और 2/-3। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा आपका, कंसिस्टेंट। ये होगा कंसिस्टेंट बिकॉज यूनिक सॉल्यूशन है। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में हो जाएगा 2/4। ये भी ध्यान रखना साथ साथ, x के नीचे x और y के नीचे y होना चाहिए। -3/-6 एंड 8/9। तो ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये नॉट इक्वल है। ये 1/2 और ये 8/9 है। तो इसका मतलब यहां जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी, मतलब ये होगा आपका इनकंसिस्टेंट। ये होगा आपका इनकंसिस्टेंट। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। देखो, या तो आप थर्ड को पहले अरेंज कर लो, किसमें, इस थर्ड इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9x + 10y = 42। इस तरह से रीअरेंज करके इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। थर्ड की बात कर रहे हैं अपन।
और अब यहां पर जब आप चेक करोगे तो हो जाएगा 9/9 इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन प्लस का 10। तो ये नॉट इक्वल आ जाएगा, यही नॉट इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/1 और यहां -1/1 आ रहा है, तो नॉट इक्वल है, तो ये कैसा होगा? कंसिस्टेंट। ये होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, फोर्थ की बात कर लेते हैं। यहां पे ये आ जाएगा फोर्थ के अंदर 5 अपॉन माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 3/6 इक्वल टू 11 अपॉन माइनस का 22। तो यहां आप देखो ये 1/2 नेगेटिव, -1/2 -1/2 तीनों ही इक्वल है। तो यहां पर मतलब ये पैरेलल हुआ, सॉरी कॉन्सिडेंट हुआ ये। तो कॉन्सिडेंट अगर है तो ये भी आपका कैसा होगा भाई? कंसिस्टेंट होगा। ये भी आपका कैसा होगा? कंसिस्टेंट, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे इस केस में। और लास्ट आपका फिफ्थ की बात कर लेते हैं। यहां पे इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 3 2 जा 6y 8 3 जा 24, ये हो जाएगा। तो इसको और इसको जब चेक करेंगे तो हो जाएगा आपका 4x है, ये 4/2 6/3 24/12 सारे इक्वल आ रहे हैं, 2 2 2 आ रहे हैं सारे आपके। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा? ये भी आपका तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये भी आपका कंसिस्टेंट होगा। ये भी आपका क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ A1/A2 B1/B2 और C1/C2 रेशियोज फाइंड आउट करके ये आपको बताना था कि सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये आपको बताना था इसके अंदर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो उसके सॉल्यूशन भी निकालने आपको ग्राफिकली से। ग्राफ मैंने आपको बता दिया कैसे बनाते हैं, लेकिन आप ग्राफ से सिर्फ सॉल्यूशन यूनिक वाले के तो निकाल पाओगे। अगर मान लो कंसिस्टेंट आपका है और वो आपकी कंडीशंस में कॉन्सिडेंट वाली कंडीशन अप्लाई होगी तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो इनफाइनाइट तो नहीं बता सकते हम, ऑब्वियसली बात है, सारे सॉल्यूशन तो नहीं बता सकते। तो जहां यूनिक आ रहा है उसी के सॉल्यूशन निकालने आपको ग्राफिकली से। पहले चेक कर ले, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में 1/2 1/2 और 5/10, 1/2 1/2 और 5/10, तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा ये। सेकंड वाले की बात करें ये हो जाएगा 1/3 माइनस का 1 अपॉन माइनस का 3 इक्वल टू 8/16 इक्वल टू 8/16। तो देखो ये दोनों 1/3 1/3 आ रहा है, लेकिन ये 1/2 आएगा, नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशंस होता है बिकॉज पैरेलल होता है। ठीक है, थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। 2/4 1/-2, ठीक है, एंड -6 अपॉन -4। वैसे यहां पर अगर हम देखें, देखो ये 2/4 है और ये 1/-2 है, तो ये यही नॉट इक्वल आ गया। ठीक है, पॉजिटिव 1/2 नेगेटिव 1/2, तो ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां आपको क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। फिर यहां आपको ग्राफिकली बताने पड़ेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बताने पड़ेंगे? ग्राफिकली सॉल्व भी करना है इसको। ठीक है, ग्राफिकली इसको सॉल्व भी करना है, क्योंकि यहां पर यूनिक सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो ग्राफिकली हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं कि ग्राफ कैसे ड्रू करते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट इसका फिफ्थ वाला। यहां अगर आप चेक करो तो 2/4 -2 अपॉन -4 -2 अपॉन -5, तो नॉट इक्वल आ रहा है। ये दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो ये होगा इनकंसिस्टेंट। ये होगा आपका इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वापस वही चीजें चेक करनी थी, और जहां सॉल्यूशन पॉसिबल है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन जहां आ रहा है, उसी को आपको ग्राफ से सॉल्व करना है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड प्रॉब्लम है एक तरह की। हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन।
डायमेंशन निकालनी है भाई, वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास में। तो हम एक काम करते हैं यहां पर, लेट सपोज लेंथ को तो x मान लेते हैं, लेंथ को मान लेते हैं x मीटर, और ब्रेथ इसको मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, y मीटर, शॉर्ट में ही रहने देते हैं, छोड़ो शॉर्ट में ही रहने देते हैं। ठीक है, m का मतलब हो गया मीटर, करेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो ये हमने हाफ कर दिया भाई। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी मतलब x प्लस वाई। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इस 36 है, तो इस बात की बात कर लेते हैं, इसको 36 के इक्वल कर लेते हैं। यहां 2 से 2 काट दो तो x प्लस वाई आ जाएगा 36। और बीच में एक और इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, यहां से होज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो जो भाई लेंथ है x वो 4 मोर देन है विड्थ से। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को इजीली आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से x की जगह आप पुट कर दो y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 36। तो यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो 18 आ जाएगी। y अगर आपका 18 है, y अगर आपका 18 है तो x भी 18 ही होगा, यही होना चाहिए, x भी 18 होना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका 36, ये होगा आपका 18 मीटर और मीटर, ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। तो इसका मतलब ये जो आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है वो एक तरह का क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि दोनों सेम आ रही है यहाँ पर। ठीक है, दोनों सेम आ रही है यहाँ पर। एक मिनट, 18 है ना भाई, x प्लस वाई, वाई प्लस 4 है ये, तो 432 बाय 16 होगा ये, इट इज 16, इट इज 16। दोनों को वापस आप रीराइट करेंगे, इट इज 16। ठीक है, इट इज 16। ठीक है, 4 उधर जाएगा, ये 16 होगा आपका, y की वैल्यू 16 आएगी भाई, y की वैल्यू क्या आएगी 16, और ये आएगा आपका 20, y आएगा 20, तो y 16 और ये 20, तो ये रेक्टेंगल ही रहेगा, नॉट स्क्वायर, करेक्ट। नाउ इसके बाद हम देखो नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है गिवन द लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 या -8 बोल सकते हैं। एक अनोदर इक्वेशन आप लोगों को लिखनी है, एक पेयर आपको बनाना है, इसको कंप्लीट करना है कि फर्स्ट केस या तो इंटरसेक्टिंग बन जाए, कॉन्साइड बन जाए, पैरेलल बन जाए। अब देखो इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि इस क्वेश्चन में हर स्टूडेंट्स अपना अलग अलग आंसर लिख सकता है और सभी का आंसर राइट होगा, बस उसको जो कंडीशंस होती है पैरेलल, इंटरसेक्ट और कॉन्साइड की वो फिट बैठनी चाहिए, वो करेक्ट बैठनी चाहिए, मतलब रेशियो के हिसाब से। तो सबका आंसर इसमें अलग अलग आ सकता है, आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग अगर मुझे बनाना है तो भाई अगर मैं यहां मान लेता हूं इन दोनों के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दूं, मैं इसको 3x कर देता हूं, इसको 2y कर देता हूं, -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा इससे मेरा काम। a1 बाई a2, b1 बाई b2 चेक कर लो, अलग अलग आ गया। फिर अगर मुझे पैरेलल बनाना है तो इस इक्वेशन को किसी भी एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो मैं 2 से कर देता हूं। ठीक है, पैरेलल के लिए अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 6y। लेकिन पैरेलल में आप ये बात ध्यान रखना कि C1 बाई C2 भाई साहब अलग होता है, तो यहां पर 8 की जगह लिख दो आप 9, 8 की जगह लिख दो 9। अब आप जब इसको चेक करोगे, देखो 2 बाई 4 1 बाई 2 होता है, 3 बाई 6 1 बाई 2 होता है, लेकिन 8 बाई 9 जो आएगा वो आपका नॉट इक्वल आएगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा। कौन साइड में फिर सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कौन साइड में मैं एक काम करता हूं, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 6y, भाई 2 से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं मैं, तो यहां 16 कर देते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ये आपका इंटरसेक्टिंग का हो जाएगा और ये आपका पैरेलल का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकती है, बहुत सारी अलग अलग इक्वेशंस बन सकती है, आपको बस सही कंडीशंस अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये 6 क्वेश्चन का आंसर था इसका। उसके बाद ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ये क्वेश्चन जो है ये 3 मार्कर में आता है और आपको एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना होता है। अभी हम ये कोशिश करेंगे कि जो ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं उसके अंदर बना के वो हम कोशिश करेंगे एकदम थोड़ा सा एक्यूरेट बन जाए, क्योंकि बिकॉज विदाउट मेजरमेंट हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ काम करता हूँ, ये ग्राफ का मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूं। ये हमारे पास में एक्सिस मान लो, ठीक है, ये हमारे पास में एक्सिस है।
यहां पर अब गैप जो लेंगे हम, देखो इक्वल इक्वल लेके चलना है हमें, ये 1 2 ऑलमोस्ट इक्वल लेके चल रहे हैं काफी, इतना 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी सेम अपन मार्क कर देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ऊपर भी हम लोग मार्क करते हैं 1 2 3 और ये 4 हो गया इधर। कोशिश करेंगे कि इसी रेंज में हमारा आंसर आ जाए, -1 -2 और -3। अब मैंने आप लोगों को ग्राफ में स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो कम से कम हमारे पास में मिनिमम कितने पॉइंट्स होने चाहिए, कम से कम मिनिमम हमारे पास में कम से कम 2 पॉइंट्स अवेलेबल होने चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमारे पास में अवेलेबल होने चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं उन पॉइंट्स को कैलकुलेट करूंगा कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास में अवेलेबल होंगे दोनों इक्वेशन से। देखो इस वाले इक्वेशन के लिए मैं यहां पर बॉक्स बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस वाले इक्वेशन के लिए यहां हम लोग बॉक्स बना रहे हैं जिसमें ये x और ये y हो गया, और इस इक्वेशन के लिए हम लोग यहां बना लेते हैं, ठीक है, x और y। यहां पर देखो x माइनस वाई प्लस 1, सबसे बढ़िया तरीका है एक बार x को 0 पुट कर दो। x को अगर आप 0 पुट करोगे तो y 1 मिल जाएगा, और यहां पर x को अगर मैं मान लो 2 पुट कर दूं, x को अगर आप 2 पुट करते हो तो y आपका मिल जाएगा 3, y आपका मिल जाएगा 3, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया हमारे पास में, मिनिमम 2 पॉइंट हमें चाहिए ड्रॉ करने के लिए। ऐसे दूसरे इक्वेशन में अगर आप x को 0 पुट करते हो, तो y मिलेगा 6, ठीक है। लेकिन y यार ज्यादा हो जाएगा, 6 हमें ऊपर तक जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा छोटा कर दे इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं, एक काम करते हैं, इसको y को एक बार हम 0 पुट करते हैं। y को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो x मिलेगा मुझे 4, ठीक है। 4 तक चलेगा हमारे पास में, 4 तक हमने काउंटिंग भी की, लेकिन 0 पे 6 थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो x को एक काम करते हैं हम लोग, x को 2 पुट कर देते हैं यहां पर। x को कितना पुट कर देते हैं 2, x को यहां पर, यहां देखना ये 2 पुट किया x की जगह, तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, तो y की जो वैल्यू आने वाली है ये आपकी आएगी 3, y की वैल्यू आएगी 3, ये y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अब देखो यहां पर एक एक करके हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, प्लॉटिंग करते हैं। यहां पे दोनों को मैं डिफरेंट कलर से यूज कर रहा हूं। पहली वाली इक्वेशन के लिए यहां पर ये रेड कलर है, और दूसरी इक्वेशन के लिए यहां पर दूसरा कलर हम लोग यूज करने वाले। तो 0 पे 1 देखो, x 0 तो y 1 ये वाला पॉइंट होगा, फिर 2 पे 3 2 पे 3 2 पे 3, ये 2 आपका और ये 3, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि स्केल से और ग्राफ के ऊपर ही एग्जैक्ट मिल सकता है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जब आप मीट करोगे तो इस तरह से लाइन जाएगी हमारी यहां, इस तरह से ये लाइन जाएगी यहां, फर्स्ट वाली। सेकंड लाइन के लिए हम लोग करते हैं, सेकंड लाइन जो हमारी है, सेकंड लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं इससे, ठीक है। ये आपका इससे सेकंड वाली लाइन का कलर ये वाला है, ये मान लो आप। यहां पर मैंने x को 2 और y को क्या रखना है मुझे 3, 2 पे 3 2 पे 3, तो 2 पे 3 यही पॉइंट आने वाला है, वापस 2 पे 3 यही पॉइंट आएगा। और उसके बाद 4 पे 0 भाई कहां होगा, ये x4 और y0, ये यहां पॉइंट आएगा इस एक्सिस पे। तो यहां से जो लाइन जाएगी, पहले इन दोनों को ही ज्वाइन कर देते हैं और यहां मिला देते हैं, तो ये जो पॉइंट आया ये ही पॉइंट हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही पॉइंट हमारा होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसने बोला है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो ट्रायंगल आपको दिख गया होगा, जो भाई ट्रायंगल है हमारा वो ये वाला ट्रायंगल है, और इसको शेड हम लोग कर देते हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है ये, ठीक है। इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये ट्रायंगल है वो, और इसके वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 2,3 निकलेगा, क्योंकि 2,3 पे कट कर रहा है। ये पॉइंट आपका 4,0 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा -1,0 -1,0 आन, ठीक है। एक्स एक्सिस वाली लाइन है ये, -1,0 का मतलब आपका ये हो गया कि एक्स की जगह जब आप 0 पुट करोगे तो y की जगह आपको -x की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं, y की जगह -1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -1,0, तो ये तीनों वर्टेक्स आ जाएंगे, इसको मान लेते हैं A, दिस इज पॉइंट B, और ये C आपके ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट। क्लियर है? तो क्वेश्चन में जो जो डिमांड उसने करी थी हमने वो कर दी है। ट्रायंगल को शेड करना था हमने कर दिया,
ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने थे, हम लोग निकाल चुके हैं। अगर आपसे सॉल्यूशन की अगर वो बात करता है तो 2,3 इसका सॉल्यूशन होता, 2,3 इसका सॉल्यूशन होता। और इसके बाद अगर वो इसके एरिया की बात करता ट्रायंगल की, मान लो अगर वो एरिया की भी बात कर रहा है तो एरिया भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। ये आपका बीसी बेस हो जाता और यहां से एक परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करते तो ये परपेंडिकुलर होता अपना 3 इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एरिया भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 हमारे पास में आती है, जहां पर हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। 3.2 के अंदर एनसीईआरटी की 3.2 है, यहां पर हमें क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन में अगर मेंशन किया हुआ है तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है, अदरवाइज आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं फर्स्ट। यहां पर यहां से अगर मैं y की वैल्यू 14 माइनस एक्स कैलकुलेट कर लू, y की वैल्यू 14 माइनस एक्स, और ये वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, x माइनस वाई की जगह 14 और माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा आपका 2x इक्वल टू 18, x इक्वल टू आ जाएगा कितना 9। x अगर आपका 9 है तो y कितना आएगा भाई, y आ जाएगा आपका 5। ये पहले क्वेश्चन का आंसर, y आ जाएगा आपका 5। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड पार्ट की अगर अपन बात करें तो यहां से क्लियर मुझे दिख रहा है कि यार यहां से मैं s इक्वल टू t+3 लिख सकता हूं। तो s की जगह आप t+3 लिख दो यहां पर, तो s की जगह t+3/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो यहां से होगा क्या, आप जब एलसीएम लोगे इसका तो हो जाएगा आपका 2t प्लस ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 5t इक्वल टू 30। तो t की जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलेगी आपको 6, t आपको 6 मिल जाएगा। t अगर आपका 6 है तो s हो जाएगा 9। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग अप्लाई करते हुए चल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग अप्लाई करते हुए चल रहे हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन से सारे। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां से देखो y की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो थर्ड की। तो यहां से y अगर आप लोग निकालोगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3, y की वैल्यू 3x माइनस 3, y को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। अब जहां y आ रहा है वहां पुट कर देंगे तो जाएगा 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा आपका 9x। ये आपका सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, y की वैल्यू 3x माइनस 3, ठीक है, 3x माइनस 3, यस। तो ये भी आपका 1/3 और ये भी 1/3 और ये भी 1/3। तो यहां से एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को पता चलेगी, और ये हो जाएगा आपका 3 3 प्लस का 9 इक्वल टू 9। तो ये देखो वेरिएबल इसमें कट गया, तो यहां पर इसके इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे इसके, क्योंकि 9 इक्वल टू 9 बच रहा है, वेरिएबल आपका कट चुका है। और आप इसको एल्जेब्रिकली जब चेक करोगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नजर आएंगे आपको। तो पहले आपको चेक कर लेना है कि यार इक्वेशंस के सॉल्यूशन पॉसिबल तो है ना, यूनिक है, तो ही आपको मेथड के ऊपर बढ़ना है। अदरवाइज आप वहां पर लिख सकते हो कि इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन है तो नो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्या काम करता हूं फोर्थ क्वेश्चन के लिए, कि फोर्थ के लिए हम लोग करते हैं कि यार ये डेसिमल हटा लेते हैं। तो मैं बोथ साइड पे यहां मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको भी आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो तो हो जाएगा आपका 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, है ना। अब यहां पर देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, रीजन उसका ये है कि हमें करना है इसको सब्स्टिट्यूशन से ही है। सब्स्टिट्यूशन से अब जब आप करोगे तो यहां से x की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 से x की जो वैल्यू निकालोगे वो निकालोगे 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, फ्रैक्शन आ गया। तो अब यहां जब आप पुट करोगे तो हो जाएगा 4 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 13 2 जा 26, ठीक है, और माइनस का कितना हो जाएगा ये 6y, 26 माइनस का 6y और प्लस का 5y, माइनस का 6 तो माइनस का y बचेगा 23। तो y का जो यहां पर आंसर आएगा दैट इज 3। y अगर आपका 3 है तो x कितना मिल जाएगा, देख लो यहां से, y उधर जाएगा 23 इधर आएगा, तो 26 माइनस 23 कितना हो जाएगा 3। y की वैल्यू अगर आपकी 3 है तो 3 3 जा 9, 13 माइनस 9 4/2 दैट इज 2। तो x तो आपका 2 आ जाएगा और y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड थे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में आपको इजीली वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जिसका कोएफिशिएंट 1 हो, सबसे पहले ये ट्राई करना होता है। देन उसके बाद फिर आप वहां से जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो उसको रिमेनिंग जो सेकंड इक्वेशन बची हुई है उसके अंदर पुट करना है और सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना है, करेक्ट। यहां आ जाओ, उस पे देखो
इस वाले की बात कर लेते हैं हम लोग, फिफ्थ वाले पार्ट की। यहां से अगर देखो मैं यहां से वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू यहां से बनेगा -√3 अपॉन √2 y, ये बनेगी x की वैल्यू। और इस x की वैल्यू को यहां अगर पुट कर दें इसमें तो ये हो जाएगा √3, x की जगह लिखोगे आप -√3 बाय √2 y -√8y इक्वल टू 0। यहां से आप लोग देख रहे हो कि y कॉमन लेने के बाद बचा कुचा जो है वो राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में जाके 0 हो जाएगा, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो y का आंसर कितना आ जाएगा 0, और अगर y 0 है तो x भी कितना होगा 0। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा, वो 0 और 0 होगा। करेक्ट। 6 वाला आप लोग आई थिंक कर सकते हो। इसके अंदर सबसे पहले आपको इसको सिंगल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, तो ये आपकी इक्वेशन रीअरेंज हो जाएगी। 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 18, एंड ये आपकी हो जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इधर जाएगा तो 13 बचेगा, और दोनों आप वापस इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सॉल्यूशन थे फर्स्ट के, आपके 6 पार्ट थे, तो 6 के 6 पार्ट मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। इन 6 पार्ट में आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना था। आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और दिस इक्वल टू दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m इसके लिए। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यहां कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ कि सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, तो मैं इसको फटाफट से एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। कोफिशिएंट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है सेम, तो माइनस प्लस प्लस साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 का y और ये हो जाएगा आपका 35। तो y का आंसर आएगा यहां से 5। y अगर आपका 5 है तो y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो हो जाएगा 2x 15 इक्वल टू 11। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, x आ जाएगा आपका माइनस का 2, तो -4 और -24 होगा, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये और x और y जो दोनों आए हैं, इन सॉल्यूशन के बिहाफ पे आपको ये नेक्स्ट जो आपको बोला है कि यार y इक्वल टू mx प्लस 3 अगर गिवन है तो m की वैल्यू क्या होगी। तो y कितना निकाला था हमने 5, तो y की जगह 5 पुट कर दो। m इंटू एक्स की जगह हमने कैलकुलेट किया है -2 प्लस का 3, तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन -2 इक्वल टू m, तो m आ जाएगा यहां से माइनस का 1। ये आपको सॉल्व करना था, m की वैल्यू निकालनी थी। कहने का मतलब ये है कि दोनों इक्वेशन को आपने सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व किया, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो और x और y को इस इक्वेशन में पुट कर दो। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन, तो इसी से सॉल्व करना है, लेकिन एग्जाम में चिंता मत करो, आपके पास ऐसा कुछ लिखा नहीं आएगा वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। इसमें बोला था डिफरेंस ऑफ द बिटवीन द टू नंबर इज 26, वन नंबर इज थ्राइस द अदर। ठीक है, वन नंबर इज थ्राइस द अदर, तो मैं मान लेता हूं कि जो नंबर है वो x और y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है 26 है। लेकिन अब डिफरेंस की अगर बात कर रहा है तो आपको एज्यूम करना होगा कि लेट x जो है वो y से ग्रेटर है, x की वैल्यू y से बड़ी है। भाई मुझे कैसे पता चलेगा बड़ा नंबर कौन सा है? तो मैंने मान लिया कि x y से बड़ा है। इसने बोला है कि वन ऑफ नंबर इज थ्राइस द अदर, तो डेफिनेटली x होगा 3y के इक्वल, क्योंकि x बड़ा है। तो इन दोनों से सब्स्टिट्यूशन जब आप लगाओगे सॉल्व करोगे तो x की जगह लिखेंगे 3y माइनस y इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां से 13, तो x आ जाएगा कितना 39। ये दो आंसर्स होंगे इसके, 13 और 39। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर आपको एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स बाय 18 डिग्री। ये जो क्वेश्चन है देखो, ये आपका 2023 में आया था, इस साल 2023 में ये पेपर में आया था स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन में। और इसका मतलब ये है कि सीबीएसई एनसीईआरटी बुक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आपका 2 मार्कर में आया था। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है देखो, वर्ड इसने बोला है कि सप्लीमेंट्री एंगल, और इसको हम लोग एमसीक्यू में भी सॉल्व किया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे तो 2023 के पेपर में ही आया था। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि मैं एक एंगल को x मान लूं तो दूसरा y है, तो x प्लस वाई कितना होगा 180 डिग्री। फिर ये बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय 18, तो x माइनस वाई कितना होगा 18 डिग्री। दोनों में लगा दो आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, तो y कट जाएगा, ये आपका 2x इक्वल टू हो जाएगा 198, तो x की वैल्यू तो 99 डिग्री आ जाएगी आपकी, और y आपका आ जाएगा कितना 81
तो दो एंगल्स हमारे पास 99 डिग्री और 81 डिग्री, ये दो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स ऑफ 3800 तो मैं मान लेता हूं कि यार बैट की जो कीमत है वो x रुपीज है और बॉल्स की जो कीमत है वो y रुपीज है, और वो भी कौन सी, 1 बॉल और 1 बैट, 1 बॉल और 1 बैट की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास में इक्वेशंस बनने वाली है वो बनने वाली है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, और उसके बाद अगर वो बोलता है कि यार 3 बैट्स मतलब 3x और 5 बॉल अगर वो खरीद रहा है तो ये हो जाएगा 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैट और 1 बॉल की बतानी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे यार, इनको इस वाली इक्वेशन को तो क्या करें भाई, इस वाली इक्वेशन को तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाली को 7 से कर देते हैं, यही कर सकते हैं हम। ठीक है, कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए, तो इसको जब आप 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21x 18y इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 8 3 जा 24 2 3 3 जे 9 और 2 11 11400। ऐसे ये हो जाएगा 21x 35y इक्वल टू 0 5 3 119 और 3 122 11200। दोनों में लगा दो एलिमिनेशन, माइनस माइनस और माइनस, ये कट जाएगा आपका, यहां बचेगा आपका नेगेटिव का 17y, और यहां आपका बचने वाला है देखो 0 5 12 4 8 110, मतलब 850 बचेगा नेगेटिव का। तो y इक्वल टू आएगा आपका 50, y इक्वल टू आएगा 50, मतलब एक बॉल की जो कीमत है वो 50 रुपीज है। y अगर आपका 50 है तो x भी देख लेते हैं, y अगर हमारा 50 आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा भाई 3x, सेकंड वाली इसमें सॉल्व कर रहा हूं, और 50 250 हो जाएगा ये 1750, तो 3x ये आपका हो जाएगा 0 0 15, तो x आ जाएगा कितना 500, x आ जाएगा 500, ये आना चाहिए, चेक कर लो एक बार, ये आना चाहिए ना, 5 और 7 35 और 6, ठीक है करेक्ट है। तो एक बैट की कीमत 500 होगी और एक बॉल की कीमत होगी 50 रुपीज। तो प्रैक्टिकली भी यही होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि यार 50 रुपए की बॉल आती है लगभग एक, है ना, ऑलमोस्ट यही आती है। टेनिस बॉल की अपन बात करें तो नॉर्मली, और बैट जो मिनिमम है कम से कम वो 500 रुपए का तो आता ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द चार्ज इन अ कंसिस्टेंट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द स्टैंड कवर्ड, ये देखो चार्जेस वाले क्वेश्चन है, लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन हो गए, बुक इशू कराने वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर आप किसी ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करते हो टैक्सी फेयर वाले क्वेश्चन हो गए, इन सबका पैटर्न एक ही होता है। तो यहाँ पर दो तरह के चार्जेस काम करते हैं, एक आपका फिक्स चार्जेस होता है और एक आपका एडिशनल या रनिंग चार्जेस होता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि यार जो फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस को x रुपीज मान लेते हैं, और दूसरा जो ये बोल रहा है क्या बात कर रहा है, विद एडिशनल चार्जेस या रनिंग चार्जेस बोल सकते हैं अपन एक तरीके से, रनिंग चार्जेस या एडिशनल चार्जेस, इसको y रुपीज मान लेते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर द पेड इज 105, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चेंज फॉर द डिस्टेंस। अगर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो उसको 105 रुपीज पे करने पड़ेंगे, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्जेस 155। तो भाई जो फिक्स चार्ज है और 10 किलोमीटर वाले 10y जो होगा ये किसके इक्वल होगा आपका 105। अब इसमें शायद ये नहीं दिया हुआ है कि फिक्स कितने डिस्टेंस कवरने पे ओनली फिक्स चार्जेस लगेगा। जैसे हम बोलते हैं कि यार लाइब्रेरी से हम कोई बुक इशू करते हैं तो अगर आप 2 दिन अपने पास बुक रखते हो तो सिर्फ इतने फिक्स चार्जेस लगेंगे, और 2 दिन से अगर आप ज्यादा रखते हो तो पर डे के अकॉर्डिंग इतना चार्ज लगेगा। तो वो ऐसा कुछ इसके अंदर दिया नहीं है, आपको सीधा सीधा x प्लस 10y 105 करना है, और दूसरी इक्वेशन में x प्लस कितने की बात कर रहा है वो 15 किलोमीटर, तो 15y इक्वल टू कितना बात करेगा भाई ये 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, तो दोनों को सोल्व कर लो, माइनस 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 ये कैंसिल, आपका ये हो जाएगा आपका नेगेटिव का 5y इक्वल टू माइनस का 50, ये बचेगा। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 10 रुपीज, 10 रुपीज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के 10 रुपए लगेंगे, और जो फिक्स चार्जेस होंगे वो आपका हो जाएगा कितना, फिक्स चार्जेस 5 रुपीज।
₹5 फिक्स चार्जेस है, ठीक है, ₹5 फिक्स चार्जेस है। लेकिन आप एंड अगर लाइन नहीं पढ़ोगे तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। लास्ट में उसने ये भी बोला है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब आपको x प्लस 25y भी निकालना है। तो x हमारा 5 था फिक्स और 25 इंटू 10 250, तो ये आ जाएगा ₹255 उसको पे करने पड़ेंगे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसका आई थिंक 7/9 आंसर आया था इसका, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 7/9 इसका आंसर आया था। मैं आप लोगों को बता देता हूं इसमें क्या किया हमने, न्यूमिनेटर को x और डिनोमिनेटर को y अगर माना है तो x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल टू 9/11 करना था। और उसके बाद 3 इज एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू, तो फ्रैक्शंस 5/6 के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन हमने बनाई थी और आंसर इसका 7/9 लेके हम लोग आए थे, ठीक है। 6th पार्ट, 5 years hence the age of Jacob will be thrice that of her son। दो कैंडिडेट की बात हो रही है तो मैं मान लेता हूं जैकब की जो एज है वो x ईयर्स है और उसके सन की जो एज है वो y ईयर्स है। मैंने आप लोग को बताया था कि ऑलवेज प्रेजेंट एजेस हम लोग एज्यूम करते हैं। 5 years hence 5 साल बाद की बात कर रहा है तो जैकब हो जाएगा x प्लस 5 और 3 टाइम बोल रहा है इसके सन से तो ये हो जाएगा y प्लस 5। फाइनली यहां से जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी x माइनस 3y इक्वल टू 5 3 15 माइनस 5 10, इक्वेशन नंबर 1। 5 years ago जैकब बाई x माइनस 5 रहा होगा, एज बाद 7 टाइम्स बोल रहा है तो 7 टाइम ऑफ y माइनस 5, ठीक है, ये बोल रहा है 5 year ago। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का 7y इज इक्वल टू 7 5 जा 35 माइनस 35 प्लस तो माइनस का 30। दिस इज द इक्वेशन 2। दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। दोनों को जब आप लोग आपस में सॉल्व करोगे यूजिंग द एलिमिनेशन तो x माइनस 3y इक्वल टू 10 था और x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30 था। तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 4y इक्वल टू 40। तो y का जो आंसर आएगा वो 10 आएगा, मतलब आपको उसका सन जो था वो 10 ईयर्स का था। सन की एज 10 ईयर्स थी, प्रेजेंट एजेस ही उसने पूछी और जैकब मतलब एक्स जो है वो कितना आ जाएगा आपका, एक्स किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, 10 आ गया ना अपना, वाई कितना आ गया 10 आ गया, 30 और 10 40 ईयर्स, ठीक है 40 ईयर्स। जैकब 40 ईयर का हो जाएगा और उसका सन 10 ईयर्स का होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 इसमें बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब दोनों से सॉल्व करके इसको क्या करना है आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो मैं पहले वाले क्वेश्चन को दोनों से सॉल्व करके आपको बता देता हूं। फर्स्ट के क्वेश्चन में अगर मैं सबसे पहले बात करूं एलिमिनेशन की या सब्स्टिट्यूशन की, अगर अपन बात करें, यहां मैं मेथड अप्लाई कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में यहां से y इक्वल टू जो बनेगा वो बनेगा 5 माइनस एक्स, और इस इक्वेशन में y की जगह जब हम लोग पुट करेंगे तो 3 इंटू वाई की जगह लिखेंगे 5 माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस का 15 प्लस का 3x इक्वल टू 4, यही होने वाला है ना। चेक कर लेते हैं एक बार, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स तो 2x माइनस 3 इंटू वाई की जगह 5 माइनस एक्स तो 5 3 15 प्लस का 3x 3 और 2 5x हो जाएगा। 5x इक्वल टू यहां पर आ जाएगा आपका 15 उधर जाके 19, तो x की वैल्यू 19/5 आएगी भाई, x की वैल्यू 19/5 आएगी। x अगर 19/5 है तो y कितना हो जाएगा अपना, y की वैल्यू होगी 5 माइनस एक्स तो 5 5 जा 25 माइनस 19 तो 6/5, y आएगा 6/5। ये तो हो गया हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एलिमिनेशन की अगर अपन बात करें, एलिमिनेशन फर्स्ट वाला ही चल रहा है अभी, फर्स्ट पार्ट, ठीक है फर्स्ट पार्ट। तो पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। सेकंड इक्वेशन आपकी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, यही होने वाला, ठीक है। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है करेक्ट है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4,
तो ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहां से ये कैंसिल, यहां आपका हो जाएगा 5y इक्वल टू 6 बचेगा, तो y की वैल्यू 6/5 बिल्कुल सही आ रही है, और सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 19/5। तो दोनों ही मेथड से सी भी आंसर इसके आने वाले हैं, आइदर आप एलिमिनेशन अप्लाई करो या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो, दोनों से सेम आंसर आने वाले हैं इसमें। ठीक है, 3.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ऐसे आप सेकंड को भी वेरीफाई कर सकते हो, फोर्थ को भी वेरीफाई कर सकते हो, थर्ड को भी वेरीफाई कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। बाय द एलिमिनेशन मेथड, तो यहां इसके अंदर बोला गया है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में अगर हम 1 ऐड कर दें, तो लेट मान लो न्यूमिनेटर आपका 1 है और न्यूमिनेटर हमारा x है, डिनोमिनेटर y है, तो x प्लस 1 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर इज रेड्यूसेस टू 1। तो आपको याद हो तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने वहां पर किया था, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, जब हम लोग थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे थे, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड केस में बोल रहा है कि 1/2 हो जाएगा, ओनली 1 इज एड टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर में हमने कुछ नहीं किया, यहां 1 ऐड किया और ये 1/2 हो गया, तो हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन 2, ये दूसरी इक्वेशन होगी। ठीक है, दोनों को हम लोग एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर लेते हैं, बोला भी गया है एलिमिनेशन ही है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, यहां बचेगा माइनस का x, ये बचेगा आपका माइनस का 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी +3। x अगर आपका +3 है तो y कितना होगा, x हमारा अगर +3 है 3 to 5, तो ये आ जाएगा आपका y 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्स वाई निकाल के नहीं छोड़ना है, उसने पूछा है फ्रैक्शन क्या होगा, तो जो ये फ्रैक्शन होगा वो होगा आपका 3/5, यहां तक करके आना है। हम ये नहीं लिख के आओगे तब तक आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो 3/5 आपको लिख के आना है एंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो नूरी की एज को हम लोग मान लेते हैं x और सोनू की एज को हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, y, तो 5 years ago नूरी वाज, तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो x माइनस 5 और ये हो जाएगा आपका y माइनस 5, और कौन किससे क्या है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, थ्राइस है मतलब 3 हो जाएगा ये, तो x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5 दैट इज माइनस का 10, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी। फिर उसके बाद इसने बोला है कि 10 years लेटर, 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो ये x प्लस 10 हो जाएगा और ये y प्लस 10 हो जाएगा। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो इसका डबल हो जाएगी नूरी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में x माइनस का 2y 20 माइनस 10 दैट इज प्लस 10, ये हमारे सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, दोनों को हम कर लेंगे एलिमिनेशन से सॉल्व। एलिमिनेशन से जब आप लोग सॉल्व करोगे, यहां पर x माइनस 3y ये माइनस 10 के इक्वल है और x माइनस 2y ये प्लस 10 के इक्वल, ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू माइनस का 20, तो y आ जाएगा आपका 20। ठीक है, y अगर आपका 20 है तो 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60, तो x आ जाएगा आपका 50, x आ जाएगा 50। इसका मतलब ये हो गया कि यार नूरी तो 50 इयर्स की होगी और सोनू जो होगा वो 20 इयर्स का होगा, करेक्ट। इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह से हम कैसे सॉल्व करते हैं, लेट यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो कितना है हमारे पास में, हम उसको मान लेते हैं y, और टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसको मान लेते हैं x। तो नंबर हमारे पास में बना है xy, ध्यान रखना है xy। फिर मैंने आपको बताया था कि जब हम इस इक्वेशन में लिखते हैं तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, 10x प्लस वाई करके, 10 प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस यूनिट डिजिट उसमें ऐड करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई 9 गिवन है, पहली इक्वेशन तैयार हमारी। फिर बोला है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, तो ये 10x प्लस वाई हो जाएगा, ये 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो नंबर हमारे पास में xy की जगह yx हो जाएगा, तो हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, तो हो जाएगा 90x प्लस 9y
इक्वल टू 20y प्लस 2x। करेक्ट। 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 88x इक्वल टू 11y, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 8x इक्वल टू y। ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन, 8x इक्वल टू y और x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन से x और y की जगह मैं 8x लिख दूं, सेकंड इक्वेशन से इक्वल टू कितना है 9, तो x इक्वल टू यहां पर 1 आ जाएगा। x अगर आपका 1 है तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो नंबर आपका जो बनेगा वो बनेगा 18 हमारा आंसर होगा। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर का मतलब हो गया कि आपको वो नंबर बताना है 2 डिजिट का, दैट इज 18। क्लियर ये। उसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे हम लोग चलते हैं कि मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000। मतलब मीना एक लड़की है जो बैंक गई है, उसने 2000 रुपए निकला है बैंक से। अब बैंक वाले ने उसको नोट्स दिए होंगे कुछ अलग अलग तरह के, वही हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि उसके पास कितने कितने तरह के नोट्स हैं। शी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर 50 और 100 रुपीज के नोट देने हैं। तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि लेट 50 रुपीज के जो नोट्स हैं वो एक्स मान लेते हैं, और 100 रुपीज के नोट्स हैं। भाई पैसों के मामले तुम लोग मास्टर होंगे, आज हमसे बता दोगे कितने कितने नोट है, बिना लीनियर इक्वेशन का यूज के भी बता सकते हो उसको आप लोग, है ना। मीना गॉट 25 नोट्स ऑल, टोटल मिला के उसके बाद 25 नोट्स है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x प्लस वाई जो होगा वो 25 के इक्वल होगा। सारे नोट मिला के उसके पास 25 है, और 2000 रुपए टोटल है उसके पास। तो एक नोट की कीमत अगर 50 है तो x की कितनी होगी 50x, ऐसे ही 100y, ये पूरा मिला के 2000 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, 50 कॉमन ले लो यहां से, तो x प्लस 2y ये आ जाएगा आपका 40। इक्वेशन नंबर 2, x प्लस 2y 40 और x प्लस वाई इक्वल टू 25। दोनों में लगा दो एलिमिनेशन, 2y इक्वल टू 40। ठीक है, दोनों को माइनस कर दो तो माइनस 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 ये कैंसिल, नेगेटिव y इक्वल टू नेगेटिव आपका बचेगा 15, तो y आ जाएगा 15। y अगर 15 है तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, y की वैल्यू अगर 15 है, 15 टू जा 30 माइनस 40 तो 10 आ जाएगा ये। तो मतलब उसके पास 50 रुपए के तो 10 नोट थे और 100 रुपए के 15 नोट थे यार। ठीक है, तो 1500 और 500 2000 रुपए हो गए पूरे कंप्लीट यार। तो ये आपका नंबर ऑफ नोट्स के ऊपर क्वेश्चन था। ऐसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कॉइन्स वाला। तो कॉइन के केसेस में जनरली आप ये याद रखना कि रुपीज और पैसे दोनों तरफ इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, या तो आप दोनों तरफ रुपीज में करो या दोनों तरफ पैसे में सॉल्व करो। ठीक है, नाउ लाइब्रेरी वाला जैसा ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा था कि लाइब्रेरी के अंदर फिक्स चार्जेस, एक तो फिक्स चार्जेस है और एडिशनल चार्जेस है, दो है। ठीक है, तो लेट सपोज मैं मान लेता हूं कि जो फिक्स चार्जेस हैं वो x रुपीज है, और एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से जो एज्यूम होगा एडिशनल चार्ज आपका हो जाएगा y रुपीज पर डे के हिसाब से। ठीक है, अब आगे बढ़ना देखो। फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगता है। अगर आप लाइब्रेरी से कहीं से बुक इशू करा रहे हो तो पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगेगा सिर्फ। देन उसके बाद फर्दर अगर आप अपने पास बुक रखते हो तो एडिशनल जो चार्ज है उसके बाद पर डे के हिसाब से y रुपीज पर डे लगेगा। तो सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ड फॉर 7 डेज। ठीक है, तो पहले केस में ये हुआ है कि पहले 7 दिन अगर उसने बुक रखी है तो वो 27 रुपीज पे कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यार पहले 3 दिन के लिए तो उसको सिर्फ x रुपीज देने होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले 3 दिन के लिए उसको x रुपीज देने होंगे। उसके बाद 7 दिन में से 3 दिन के बाद 4 दिन वो अपने पास एडिशनल बुक रख रही है, तो 4y। ठीक है, पर डे के हिसाब से y रुपीज पे कर रही है, तो x प्लस 4y हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 27 के इक्विवेलेंट में। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन 1। नेक्स्ट सेकंड केस में ये बोल रहा है सुशी नाम की लड़की 21 रुपीज पे कर रही है अगर वो 5 दिन अपने पास बुक रखती है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, है ना। 5 में से 3 दिन तो उसके फिक्स चार्जेस में चले जाएंगे, बाकी के जो रनिंग चार्जेस लगेंगे वो 2 दिन के लिए लगेंगे। तो x प्लस 2y इक्वल टू ये आ रहा है हमारे पास में 21। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये सेकंड इक्वेशन है। तो आपको बताना है कि फिक्स चार्ज और रनिंग चार्जेस क्या होंगे। 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल हमारे पास में, तो एलिमिनेशन अप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस, x कैंसिल, यहां बचेगा आपका 2y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 6। इसका मतलब ये हो गया कि x और y की जो वैल्यू आई है, y की वैल्यू यहां से आई है 3,
y की वैल्यू आई है 3, तो जो एडिशनल चार्ज होगा वो होगा 3 रुपीज पर डे के हिसाब से एडिशनल चार्ज लगेगा। फिक्स चार्जेस की अगर अपन बात करें, x अगर निकालें तो y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका 3 इंटू 4 12, तो x आ जाएगा कितना 15। तो फिक्स जो चार्जेस है वो 15 रुपीज है। ठीक है, फिक्स चार्जेस हमारे पास में 15 आ जाएंगे और एडिशनल चार्ज आ जाएंगे 3 रुपीज। इसको आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन के अंदर वेरीफाई भी करवा सकते हो। x हमारे पास में 15 आया है, ठीक है, और y आया 3, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 15 21, तो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा लाइब्रेरी और फिक्स चार्जेस और एडिशनल चार्जेस के ऊपर क्वेश्चन था। तो इसी के साथ में चैप्टर एंड होता है, जिसमें हमने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।